जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वनस्पति विज्ञान के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। यानी इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बॉटनी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, चाहे ट्री 1.0, 2.0 या 3.0, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और ये वाईसीटी का जो है दोस्तों न्यू बुक है। इसमें सॉल्ट पेपर ही निकाला गया है वाईसीटी का, यानी यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा ये जूलॉजी का सॉल्ट पेपर निकाला गया है। तो उसी को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले आज हम लोग ट्री 3.0 में जो बॉटनी से रिलेटेड सवाल पूछा गया है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और एक एक करके जो है दोस्तों मैं हर एक सब्जेक्ट का जो वीडियो है आपके लिए लेकर आऊँगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने दोस्तों ट्री 2.0 में जो जूलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछे गए तो उसको मैंने कवर कर दिया। तो जिन लोगों ने उससे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है बॉटनी से रिलेटेड कि द एक्टिव केमिकल ड्रग रिसरपाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश प्लांट। सक्रिय रासायनिक औषधि रिसरपाइन डैश पादप से प्राप्त की जाती है। तो ये किस पादप से प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है दोस्तों किसे? राउ वोल्फिया से। राउ वोल्फिया से हम लोग रिसरपाइन प्राप्त करते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो सक्रिय रासायनिक दवा रिसरपाइन उष्णकटिबंधीय पौधे, क्या नाम है इसका? राउ वोल्फिया सर्पेंटिना की जड़ों से प्राप्त की जाती है, जिसे भारतीय स्नेक रूट या सर्पगंधा के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। इसको रिसरपाइन का उपयोग आज एंटीसाइकोटिक और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के रूप में भी किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एग्जिबिट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे अधिक संख्या में प्रजातियां प्रदर्शित करता है? राइट आंसर हो जाएगा फंगस। यानी फंगी जो है, कवक जो है, वह सबसे अधिक संख्या में प्रजातियों को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा? पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कवक समूह सबसे अधिक संख्या में प्रजातियां प्रदर्शित करता है। कवकों में किसी भी अन्य समूह की तुलना में अधिक प्रजाति विविधता है। लगभग कितना है यहाँ पर? 1,50,000 मान्यता प्राप्त प्रजातियां हैं तथा लगभग 90% की खोज अभी बाकी है। कवक यू कैरियोटिक विषम पोषी रूपी जीव है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कवक कैसा है? तो यू कैरियोटिक है। और कैसा है? विषम रूपी जीव है, यानी विषम पोषी है, जिनके रूप, आकार, शरीर, क्रिया और प्रजनन विधियां क्या होती है दोस्तों? विविध होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन इन द फॉलोइंग टेक्निक्स। निम्न तकनीकों में क्या समानता है? पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टिश्यू कल्चर प्रोपागेशन, एंड तीसरा है क्या आपका दोस्तों? क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इसमें क्या समानता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर याद रखना है कि ये सभी के सभी ऑल आर एक्स C2 कंजर्वेशन मेथड है। ये सभी के सभी क्या है? सभी के सभी जो है दोस्तों पूर्व स्थिति संरक्षण विधियां हैं। कौन कौन सा याद रखना है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टिश्यू कल्चर प्रोपागेशन एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। ये सभी के सभी क्या है? तो एक C2 कंजर्वेशन के मेथड हैं। अब एक एक कर डिस्कस कर लेते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। यह निषेचन की एक प्रक्रिया है जिसमें एक अंडे को शरीर के बाहर इन विट्रो में शुक्राणु के साथ जोड़ा जाता है। दूसरा है उत्तक संवर्धन। दैहिक उत्तक को कम समय के लिए इन विट्रो में संग्रहित किया जा सकता है। यह कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करता है। फिर एक क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या? तरल नाइट्रोजन में बीज, पराग, उत्तक या भ्रूण, भ्रण नहीं होगा, भ्रूण होगा, भ्रूण का भंडारण। इस विधि का उपयोग बिना किसी गिरावट के सामग्री को लगभग अनिश्चित भंडारण के लिए किया जा सकता है। अतः एक XC2 संरक्षण तकनीक के रूप में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन और उत्तक संवर्धन का उपयोग मुख्य रूप से किसी लुप्त प्राय प्रजाति और क्या है, किस्म या नस्ल, पौधे या जानवरों को उसके प्राकृतिक आवास के बाहर सुरक्षित रखने की क्या है दोस्तों? यह प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनरियो इन 1992 इज ऑल्सो नोन एज। 1992 में रियो डी जेनरियो में आयोजित जैविक विविधता पर
ऐतिहासिक सम्मेलन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे किस रूप में हम लोग जानते हैं? तो इसे हम लोग द अर्थ समिट यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित जैविक विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। यह 3 से 14 जून 1992 तक रियो डी जेनेरियो में आयोजित एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन शीत, यहाँ शील नहीं होगा, यहाँ पे शीत होगा यानी कोल्ड वार, शीत युद्ध के बाद विकास के मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने के लिए साधन के रूप में बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट? निम्नलिखित में से किस जंगल को ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉमन भी सवाल है, याद रखना है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट को, यानी अमेजोन के जो वर्षा वन है उन्हें लंग्स ऑफ प्लैनेट कहा जाता है। तो अमेजोन वर्षा वन जंगल को ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अमेजोन पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है। यह हवा से CO2 को हटाकर पृथ्वी की लगभग 20% O2 का उत्पादन करता है। फिर याद रखना है कितना उत्पादन करता है। यह हवा से CO2 को हटाकर पृथ्वी की लगभग 20% O2 का उत्पादन अकेले अमेजन का वर्षा वन करता है। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, तो ये पॉइंट याद रखना है। यह मुख्य रूप से ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में स्थित है। तो पूछ सकता है आपसे कि अमेजोन का जो वर्षा वन है वह कहाँ पर, मतलब किस साउथ अमेरिका के किस किस देशों में स्थित है? तो याद रखना है ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में यह स्थित है मुख्य रूप से। नेक्स्ट है एगारोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्वीड इज यूज्ड इन डैश। समुद्री शैवाल से निकाले गए एगारोज का उपयोग डैश में किया जाता है। तो याद रखना है इसका उपयोग जो है हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में करते हैं, यानी जैल वैद्युत कण संचलन में इसका उपयोग हम लोग करते हैं एगारोज का। तो एगारोज जो समुद्री शैवाल से निकाला जाता है मुख्य रूप से जल वैद्युत कण संचयन यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उपयोग होता है। इसमें यह एक जेल बनाता है जो DNA, RNA या प्रोटीन को उनके आकार के अनुसार अलग करने में क्या करता है दोस्तों? मदद करता है। नेक्स्ट है द एंजाइम कैटेलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ DNA इज। DNA के सिरे में न्यूक्लियोटाइड को हटाने के लिए उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यह है कौन सा? तो यह है एक्सो न्यूक्लिएज। कौन सा है? एक्सो न्यूक्लिएज है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो DNA के सिरों में न्यूक्लियोटाइड को हटाने के लिए उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम एक्सो न्यूक्लिएज है। एकल रज्जुक या द्विरज्जुक DNA के 5 या 3 छोर से न्यूक्लियोटाइड निकाले तथा उनके DNA के भीतर किसी भी स्थान पर फॉस्फोडाइस्टर बंधों को तोड़ सकते हैं। एक्सोन्यूक्लियज एक प्रकार का क्या है दोस्तों? न्यूक्लियस है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ PCR। PCR के प्रसंस्करण का सही अनुक्रम, मतलब सही क्रम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही क्रम है इसका डीनेचुरेशन, प्राइमर, एनेलिंग और एक्सटेंशन, यानी विकृतीकरण, प्राइमर, एनेलिंग और विस्तार, यह इसका सही क्रम है। राइट आंसर होगा सी। ये दिया गया है यहाँ पे। द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज डैश इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलेक्टेबल मार्कर्स के रूप में, यानी चयन योग्य मार्कर के रूप में हम लोग एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स का उपयोग चयन योग्य मार्कर के रूप में किया जाता है, जो पुनः संयोजक कोशिकाओं को गैर पुनः संयोजक कोशिकाओं से क्या करता है दोस्तों? अलग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? जीन गन, बायोलिस्टिक गन, यानी जीन गन जिसे हम लोग करते हैं, प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA, बैक्टीरियोफेजेज। तो इसमें से कौन सा जो है दोस्तों करेक्टली मैच है? तो बैक्टीरियोफेज जो है दोस्तों ये वायरस से रिलेटेड है, ये तो बिल्कुल सही है। जीन गन जो है बायोलिस्टिक गन यानी जीन गन से रिलेटेड है। यहाँ पे दिया प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, यानी प्लाज्मिड से, मतलब ये मैचिंग आपसे पूछा जा रहा है। जीन गन किससे रिलेटेड है? तो बायोलिस्टिक गन से। प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA से। और बैक्टीरियोफेज किससे रिलेटेड है? तो यह वायरस से रिलेटेड है। राइट आंसर इसका क्या दिया गया? इसका राइट आंसर जो दिया गया, इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो जीन गन जो है दोस्तों बायोलिस्टिक गन है, याद रखेंगे। जीन गन या बायोलिस्टिक पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम जिसे मूल रूप से पौधे के रूपांतरण के लिए डिजाइन किया जाता है। कोशिकाओं में वहीड जात यानी DNA ट्रांसजीन पहुंचाने के लिए एक
उपकरण है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड एक कोशिका के भीतर एक छोटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अणु होता है जो शारीरिक रूप से क्रोमोसोमल डीएनए से अलग होता है। प्लाज्मिड अक्सर उपयोगी जीन ले जाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध के लिए। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस से रिलेटेड है। बैक्टीरियोफेज वायरस के एक समूह जो किसी भी बैक्टीरिया को क्या करता है? संक्रमित करता है। संक्रमण के दौरान फेज बैक्टीरिया से जुड़ जाता है और अपनी आनुवंशिक सामग्री को कोशिका में डाल देता है। उसके बाद फेज आमतौर पर 2 जीवन चक्रों में से एक का पालन करता है, लिटिक यानी विषाक्त या लाइसोजेनिक यानी शीतोष्ण। अतः उपयुक्त विकल्पों में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इन प्लाज्मिड टू यूज्ड एज अ वेक्टर इज। वेक्टर के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्लाज्मिड में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो याद रखना है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेटर, यानी प्रतिकृति की उत्पत्ति जो है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो वेक्टर के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्लाज्मिड में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रतिकृति की उत्पत्ति है। जीन क्लोनिंग प्रयोग में एक वेक्टर के रूप में कार्य करने के लिए एक प्लाज्मिड में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रतिकृति की उत्पत्ति या ओरी साइट की उपस्थिति है। ओरी प्लाज्मिड को जीनोमिक डीएनए प्रतिकृति पर निर्भर हुए बिना स्वयं प्रतिकृति करने के लिए क्या देता है? अनुमति देता है। द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ GEAC का सही विस्तारित रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसका राइट आंसर होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदित समिति यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक निकाय है और भारत में आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड उत्पादों के अनुमोदन के लिए क्या है दोस्तों? जिम्मेदार है। बायोपायरेसी रेफर्स टू, बायोपायरेसी किसको रेफर्स करता है? तो याद रखना है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथेंटिक परमिशन। प्रामाणिक अनुमति के बिना जैव संसाधनों का दोहन यह कहलाता है बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी का तात्पर्य है लोगों या देशों से उचित प्राधिकरण के बिना और बिना मुआवजे दिए जैविक संसाधनों का दोहन करना। बायो शब्द का अर्थ है जीवन और पायरेसी का अर्थ है किसी और की बौद्धिक संपदा की चोरी करना। नेक्स्ट है गोल्डन राइस यानी सुनहरा चावल डैश है। तो यह जो है दोस्तों ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन। ट्रांसजेनिक चावल में बीटा कैरोटीन के लिए जीन है गोल्डन राइस। तो सुनहरा चावल एक ट्रांसजेनिक किस्म है जिसमें बीटा कैरोटीन के लिए एक जीन होता है जो चावल को उसका पीला रंग देता है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का अग्रदूत है, याद रखेंगे, जो ओराइजी सैटाइवा का यह स्ट्रेन पोषक तत्वों की कमी वाली आबादी में विटामिन ए की कमी से निपटने के लिए विकसित किया गया है। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी डैश के उपचार के लिए दी गई थी। तो याद रखना किसके उपचार के लिए? तो यह दिया गया था ADA डिफिशियंसी के उपचार के लिए पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पहली नैदानिक जीन थेरेपी 1990 में एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी के इलाज के लिए दी गई थी, जो एक वंशानुगत विकार है जो प्रतिरक्षा की कमी का कारण बनता है। इस थेरेपी में रोगों की रक्त कोशिकाओं के दोषपूर्ण जीन को एक कार्यात्मक संस्करण के साथ बदलना क्या है दोस्तों? शामिल है। अ प्रोटोटॉक्सिन इज, एक प्रोटोटॉक्सिन डैश है। राइट आंसर हो जाएगा इनएक्टिव टॉक्सिन है ए प्रोटोटॉक्सिन। तो प्रोटोटॉक्सिन एक रासायनिक यौगिक है जो किसी प्रकार से परिवर्तित होने पर ही विष बन जाता है, इसलिए इसे निष्क्रिय विष भी कहा जाता है। उदाहरण बीटी प्रोटोटॉक्सिन कुछ कीटों की आंत में मौजूद क्षारीय पीएच द्वारा रासायनिक रूप से परिवर्तित होने के बाद विषाक्त हो जाता है। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का पिरामिड डैश होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपराइट ऑलवेज, हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ये तो हमेशा सीधा होता है, याद रखेंगे। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊर्जा एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे ट्रॉपिक स्तर जाने पर ऊष्मा के रूप में खो देता है। कितना %? तो याद रखना है 10%। और यह ऊष्मा वायुमंडल में खो जाती है और सूर्य में वापस नहीं आती। पिरामिड में उत्पादक आधार होता है और खाद्य श्रृंखला में उच्च जीव ऊपर रखे जाते हैं। फंगी एंड बैक्टीरिया एज डिकम्पोजर आर, जैव अवघटक कवक और बैक्टीरिया डैश होते हैं। तो याद रखना है ये कैसा होता है? तो यह होता है दोस्तों, यह होता है कैसा? तो यह होता है हेट्रोट्रॉप्स यानी विषम पोषी, और कैसा होता है? मृतपोषी होते हैं यानी सेप्रोट्रॉप्स होते हैं।
कौन कौन सा याद रखना है, कवक और बैक्टीरिया। ये क्या है, तो डीकम्पोजर है। पहली बात तो याद रखना है कि ये कैसे हैं, तो ये डीकम्पोजर है यानी जैव अवघटक है। और ये कैसा है इनका तो याद रखना है हेट्रोट्रॉप्स यानी विषमपोषी होते हैं, मृतपोषी होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो जैव अवघटक कवक और बैक्टीरिया विषमपोषी तथा मृतपोषी होते हैं। अब विषमपोषी किसे कहा जाता है, कवक और बैक्टीरिया जैसे अवघटक विषमपोषी होते हैं क्योंकि वे अपने भोजन स्वयं नहीं बना सकते और इसके लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। मृतपोषी कौन होते हैं, यानी सेप्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, ये जीव अपना भोजन जटिल कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं जो मृत और सड़ने वाले पदार्थों जैसे मल से आते हैं, इस वजह से इन्हें मृतपोषी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज कैप्चर्ड बाय प्लांट इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। पादपों द्वारा आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषक रूप से सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कितना ग्रहण किया जाता है, 2 से 10 यानी 2 से 10% जो है दोस्तों ग्रहण किया जाता है पौधों के द्वारा। तो पादपों द्वारा आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषण रूप से सक्रिय विकिरण का केवल 2 से 10% ही ग्रहण किया जाता है। सूर्य के प्रकाश से होने वाली विकिरण का लगभग 50% प्रकाश संश्लेषणात्मक रूप से सक्रिय विकिरण के अंतर्गत आता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समर्थन करता है। इसमें 400 से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो है दोस्तों शामिल होता है। याद रखना है कौन सा, ये जो है दृश्य प्रकाश का रेंज है, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं दृश्य प्रकाश का रेंज कितना होता है, तो 400 से 700 नैनोमीटर, जिसे क्लोरोफिल वर्णक द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसमें से केवल 2 से 10% ही जो है पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसमें कौन कौन सा याद रखना है, इसमें शामिल है डिकम्पोजिशन भी है, न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग भी और प्रोडक्टिविटी, ये सभी कार्यात्मक इकाई हैं। तो निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है, अपघटन होना, पोषण तत्वों का आवर्तन और उत्पादकता, सब है इसमें शामिल। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ detritus into simpler organic substances by the bacterial and fungal enzymes is called। जीवाणु और कवक के विकड़ों द्वारा अपरद का सरल कार्बनिक पदार्थों में निम्नीकरण को डैश कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कैटाबोलिज्म यानी अपचय इसे कहा जाता है। तो जीवाणु और कवक के विकारों द्वारा अपरद का सरल कार्बनिक पदार्थों में निम्नलिखित को अपचय कहा जाता है। अपचय एक चयापचय प्रक्रिया है जिसमें जटिल अणु ऊर्जा की रिहाई के साथ सरल अणुओं में यानी जटिल अणु सरल अणुओं में बदल जाता है, इसी को कहा जाता है अपचय। जीवाणु और कवक एंजाइम जटिल मलबे को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिज आयनों जैसे सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड। जैव भार उत्पादन की दर को डैश कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। जैव भार किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादन की दर को उत्पादकता कहा जाता है। इसे आमतौर पर समय की इकाई द्रव्यमान प्रति आयतन की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर ग्राम। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन डैश। लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन डैश में होता है। राइट आंसर हो जाएगा यह होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में यह होता है मियोसिस। किसके दौरान, तो याद रखना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान मियोसिस जो होता है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है। तो लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन लघु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। लघु बीजाणु जनन लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में से लघु बीजाणु विकसित करने की प्रक्रिया जिसे पराग मातृ कोशिका यानी पीएमसी भी कहा जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, बिलोबेड एंथर कंसिस्ट ऑफ, पता नहीं आप प्रोनाउंसिएशन इसका कर लेंगे। एंथर कंसिस्ट ऑफ डैश, द्विपालीय परागकोश की संरचना डैश से बनी है, तो याद रखना है यह किससे बना है, तो यह बना है दोस्तों 2THE और क्या 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। बॉटनी मेरा सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, अगर आप लोग इसका जानते हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है दोस्तों
यहाँ पर ये लिखा गया बाइलोब्ड लिखा गया, सॉरी ये है बाइलोब्ड लिखा गया। तो द स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब्ड एंथर कंसिस्ट ऑफ डैश, यानी द्विपाली पराकोष की संरचना डैश से बनी है, तो याद रखना टू थे के क्या लिखा होगा, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इससे बना हुआ है, देख लेंगे आप इसका डिटेल भी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन करना है आपको। तो सही कथन है इसमें क्या, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिस्ट ऑटोगेमी, अनुन मिल्य परागनी पुष्प हमेशा स्वक युग्मन प्रदर्शित करता है। देख लीजिए कितना हिंदी जो है खतरनाक ट्रांसलेशन इसका किया गया। क्लिस्टोगेमस फ्लावर को लिखा है क्या, अनुन मिल्य परागनी पुष्प। तो इससे भी आप डिटेल में देख लेंगे दोस्तों, पीडीएफ में दे दूंगा। इन द एम्ब्रियोज ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एंड अ ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर आर, एक विशिष्ट द्विबीजपत्री और घास के भ्रूण में वास्तविक समजातीय संरचना डैश है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह है कॉटिलेडॉन्स एंड एस्क्यूटेलम है ये, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज डैश, कोमल नारियल का नारियल पानी डैश होता है, तो यह होता है दोस्तों क्या, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। तो कोमल नारियल का नारियल पानी युक्त केंद्रीय भ्रूणपोष होता है, आसपास का सफेद गिरी कोशिकीय भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष शुरू में नारियल के पानी के भीतर निलंबित अपने नाभिकीय चरण में होता है, जैसे जैसे विकास जारी रहता है भ्रूणपोष ने पोषण की कोशिकीय परतें नारियल की दीवारों के साथ जमा होती हैं, जो खाने योग्य नारियल बन जाती हैं। पोलन ग्रेन्स आर ऑलवेज प्रिजर्व एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, परागकण डैश की उपस्थिति के कारण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित रहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन के कारण। किसके कारण, स्पोरोपोलेनिन के कारण। तो परागकण स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित रहते हैं। स्पोरोपोलेनिन एक जैविक बहुलक होता है जो परागकणों की बाहरी दीवारों का एक प्रमुख घटक है। स्पोरोपोलेनिन सबसे अधिक प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिकों में से एक है। यह मिट्टी और तलछट में संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है 99 नंबर सवाल हमारा, व्हाट आर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिटेनिंग द जीन्स फ्रॉम अल्फा एंड बीटा थैलासीमिया रेस्पेक्टिवली। अल्फा और बीटा थैलेसीमिया के जीन को बनाए रखने के वाले गुणसूत्रों की संख्या क्रमशः कितनी होती है, तो यह होता है 16 और 11। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ड्यूरेन सिकल सेल एनीमिया इन व्हाट फॉर्म डज द रिप्लेसमेंट कैन बी चूज इन कोडॉन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा GAG और 2GUG। नेक्स्ट है कि द फेनोमेनन when an organism is created with an increased abnormal number of chromosome is called, जब कोई जीव गुणसूत्रों की बढ़ी हुई असामान्य संख्या के साथ निर्मित होता है तो वह तथ्य कहलाता है, तो यह कहलाता है क्या कहलाता है, पॉलीप्लॉइडी कहलाता है, यानी बहुगुणिता यह कहलाता है। तो जब कोई जीव गुणसूत्रों की बढ़ी हुई असामान्य संख्या के साथ निर्मित होता है वह तत्व असहगुणिता या बहुगुणिता कहलाता है। नेक्स्ट है पेलियोट्रॉपी। पेलियोट्रॉपी कैन बी डिफाइंड एज, बहुप्रभाविता को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों व्हेन वन जीन एग्जिबिट्स मल्टीपल ट्रेट्स, जब एक जीन अनेक लक्षण प्रदर्शित करता है तो उसे बहुप्रभाविता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज ऑब्जर्व्ड इन, गुणसूत्रों का संघनन डैश में देखा जाता है, तो यह देखा जाता है प्रोफेज में। तो गुणसूत्रों का संघनन प्रोफेज में देखा जाता है। प्रोफेज के दौरान गुणसूत्र संघनित होते हैं और एक्स आकार की संरचनाओं में दिखाई देते हैं। यह माइटोसिस का पहला चरण है जिसमें मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज भी शामिल है। सेल डू नॉट फर्दर डिवाइडेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, निम्नलिखित में से किस चरण में कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा G0। कॉमन भी सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। G0 चरण वह अवस्था है जब कोशिकाएं विभाजन से बाहर चली जाती है और एक विश्राम अवस्था में प्रवेश करती हैं। इस चरण में कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं, जबकि G1 और G2 में कोशिकाएं विभाजन के लिए तैयार होती हैं। द सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर,
प्राकेंद्री राइबोसोम की उप इकाइयां क्या है, तो याद रखना है 50+30S। नेक्स्ट है कि विच ऑर्गेनेल्स इज एसोसिएटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसल ग्रेन्युल्स सिलिया एंड फ्लैजिला। बेसल ग्रेन्युल सिलिया और फ्लैजिला के निर्माण में कौन सा अंग जुड़ा हुआ है, तो याद रखना है सेंट्रोसोम जुड़ा हुआ है। सेंट्रोसोम कोशिका में एक अंगक है जो बेसला बॉडीज का निर्माण करता है। यह बेसल बॉडी सिलिया और फ्लैजिला के निर्माण में मदद करती है। यह माइक्रोट्यूबल्स का संगठन करती है जो इन संरचनाओं की कार्यप्रणाली में सहायक है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू। वर्णक के प्रकार के आधार पर प्लास्टिड को डैश में वर्गीकृत किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक होगा, हम लोग जानते हैं ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी होता है प्लास्टिड। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं क्रोमोप्लास्ट में वसा में घुलनशील कैरोटीनॉइड पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन, जेंथोफिल और अन्य मजबूत होता है, तो क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आता है। क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड होता है, याद रखना है, जो पोषक तत्वों को संग्रहित करता है। हु प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखना सिंगर एंड निकोलसन ने। ये कई बार सवाल आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द बैकेंड डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय। बैकेंड धान के पौधे की बीमारी है जो कारण फैलता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो याद रखना है यह फैलता है जिब्रेला फ्यूजिकोइडा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन सेल। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका पंजर का कार्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे क्या करता है, गतिशीलता देता है, यानी मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप्स और सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स, यह इसका कार्य है। राइट आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा कैम्बियम। तो बंद संवहन पुलों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपस्थित होता है, तो कैम्बियम जो होता है इसमें अनुपस्थित होता है। तो बंद संवहन पुलों में निम्नलिखित में से कैम्बियन अनुपस्थित होता है। कैम्बियन युक्त संवहनीय बंडलों को खुले संवहनीय बंडल कहा जाता है क्योंकि वे द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम उत्तक बना सकते हैं। कैम्बियन की अनुपस्थिति संवहनीय बंडलों को बंद कर देती है। कॉर्टेक्स इन द रीजन फाउंड बिटवीन। वॉलपुट डैश के बीच में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स पौधे की जड़ या तनों में अधिचर्म यानी एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच पाया जाने वाला क्षेत्र है। यह भरनी उत्तक से बना होता है जो पोषण, संचयन और परिवहन में। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक द्विबीजपत्री पादपों की द्वितीयक वृद्धि में शामिल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसमें शामिल होता है वैस्कुलर कैम्बियन, कॉर कैम्बियन, ठीक है। तो ये सब इसमें शामिल, यानी वैस्कुलर और कॉर कैम्बियन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर परमिट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ स्टेम। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बाहरी वायुमंडल और तने के आंतरिक उत्तक के बीच गैसों के आदान प्रदान को प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा लेंटिक सेल। लेंटिक सेल्स जो होता है यानी वात्र रंध्र जो होता है यह प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट वाटर। निम्नलिखित में से कौन जल का संचालन नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा हर्टवुड जो होता है, अंतःकाश जो होता है जल का संचालन नहीं करता है। नेक्स्ट है कि इन ग्रासेज देयर आर सर्टेन एपिडर्मल लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल एलोंग द वेन आर कॉल्ड। यह क्या कहलाता है, आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है, तो यह कहलाता है बुलीफॉर्म सेल। कौन सा सेल कहलाता है, तो बुलीफॉर्म यह सेल कहलाता है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल है हमारा कि इन C4 प्लांट रूबिस्को इज प्रेजेंट इन। रूबिस्को लिखा हुआ है। C4 पादपों में रूबिस्को डैश में उपस्थित होता है, तो यह होता है बंडल स्थित सेल में उपस्थित होता है रूबिस्को। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रतिक्रिया का उत्पाद है। तो याद रखना है मोर देन वन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी निकलता है और ATP भी निकलता है और NADPH भी जो है दोस्तों इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निकलता है। तो हाउ मेनी टन्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए केल्विन चक्र के कितने चक्र आवश्यक हैं। राइट आंसर हो जाएगा 6। बिफोर इट्स एंट्री इनटू क्रेब्स साइकिल
पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू, क्रेब चक्र में प्रवेश से पहले पाइरुविक एसिड अणु डैश में परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा एसिटल कोए। डी कार्बोक्सिलेशन अकर्स ड्यूरिंग, डी कार्बोक्सिलेशन डैश के दौरान होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये किसके किसके दौरान होता है? तो ये होता है फर्मेंटेशन के दौरान, टीसीए साइकिल के दौरान, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन होता है। तो ये आप देख लेंगे। टीसीए चक्र, अच्छा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसमें लगता है दोस्तों नहीं दिया गया है, तो एक बार इसको देख लेंगे आप लोग जरूर। यहाँ किन्वन दिया गया है और टीसीएस चक्र, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन नहीं दिया गया, सॉरी। तो डीकार्बोक्सिलेशन में याद रखना है फर्मेंटेशन और टीसीए साइकिल। नेक्स्ट है क्राई प्रोटीन कोडेड बाय जीन क्राई IAB कंट्रोल, जीन क्राई 1AB द्वारा कोडेड क्राई प्रोटीन को नियंत्रित करता है। राइट आंसर हो जाएगा कौन? बोरर को, यानी मक्का छेदक को। नेक्स्ट की द टर्म्स सिस्टमेटिक रेफर्स टू, सिस्टमेटिक यानी वर्गीकरण प्रति शब्द डैश को संदर्भित है। तो याद रखना है यह जो है दोस्तों किसको है? तो डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप को यह जो है शब्द जो है कौन का? तो सिस्टमेटिक्स क्या करता है? संदर्भित करता है। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोगैस निम्नलिखित में से किन सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होता है? राइट आंसर हो जाएगा आर्कियोबैक्टीरिया के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है, हाईलाइट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसमें से कौन कौन सा कर सकता है देखते हैं हम लोग। तो इसमें एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑक्सी लेटोरिया, ये तीनों के तीनों जो जीवाणु है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं? स्थिर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम वाज प्रपोज्ड बाय, कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यह किया गया था किसके द्वारा? एम बी बेजेरिनिक के द्वारा, यानी MW बेजेरिनिक के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कंटेजियम वाइनम और फ्लूइडम। नेक्स्ट है हमारा कि डैश आर नोन एज फंगी इम्परफेक्टी, डैश को अपूर्ण कवक कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा किसे कहा जाता है? तो ड्यूटीरोमाइसीटीज को जो है दोस्तों अपूर्ण कवक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि द क्रायोगेमी इज, सॉरी क्रायो बोल रहा हूं, कार्योगेमी इज केंद्र संलयन डैश है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजन ऑफ ट्यू न्यूक्ली, यानी दो केंद्रकों का संलयन कहलाता है कार्योगेमी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लोरोफाइसी, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफाइसी से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसको। तो इसमें कारा, वोल्बॉक्स और यूलोथ्रिक्स ये सभी क्लोरोफाइसी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है और VVIP सवाल है, हाईलाइट कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का स्थल एम्फीबियन यानी स्थल जल स्थलचर कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स का। ये कॉमन सवाल है, कई बार ये सवाल आ भी चुका है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज ट्रू अबाउट स्पेग्नम, स्पेग्नम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है आर्कीगोनियम इज फ्लक्स शेप्ड है। एंथेरिडियम प्रोड्यूस्ड बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स है। प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट्स है। राइट आंसर इसका तो डी दिया गया, आप देख लेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉस, निम्नलिखित में से कौन सा मॉस का एक उदाहरण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मार्केंसिया जो है मॉस का उदाहरण नहीं है, जबकि पॉलीट्राइकोम और फ्यूनेरिया ये सभी के सभी जो है मॉस के उदाहरण है। नेक्स्ट है मैच करना है ग्रीन जो सवाल है, यानी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। आपसे सवाल पूछा जा रहा है ये कौन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लें दोस्तों। ये आपको जो है जो भी साइंस बैकग्राउंड से हैं वो इस सवाल को जरूर हाईलाइट कर ले। ये सवाल जरूर BPSC 4.0 में आपको देखने को मिलेगा।
अब मैं इसे डिस्कस कर दे रहा हूँ। हरा सवाल यानी ग्रीन एल्गी को तो एस्पायरोगायरा है। एस्पायरोगायरा तालाबों, झीलों आदि जैसे मीठे पानी के आवासों में मौजूद मुक्त रूप से तैरने वाले हरे शैवाल है। एस्पायरोगायरा प्रकाश संश्लेषक होते हैं और कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ब्राउन एल्गी यानी लेमनेरिया, लेमनेरिया एक समुद्री शैवाल है जिसका उपयोग विभिन्न देशों में खाद्य पूरक के रूप में किया जाता है। यह फियोफाइसी वर्ग, याद रखना है, फियोफाइसी वर्ग से संबंधित है। इनमें आयोडीन पाया जाता है। लेमनेरिया भूरे शैवाल का क्या है, एक उदाहरण है। लाल शैवाल यानी रेड एल्गी, पोरफाइडा, लाल शैवाल का वैज्ञानिक नाम क्या है, रोडोफाइटा, याद रखेंगे, और वे रोडोफाइसी वर्ग से संबंधित है। इनमें फाइकोएडिथ्रिन नामक वर्णक पाया जाता है जो इन्हें लाल रंग प्रदान करते हैं। उदाहरण पोराफाइडा और आइडिस मॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टेरिडोफाइट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेरिडोफाइट के बारे में सत्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा अनडिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, यह टेरिडोफाइटा के बारे में गलत दिया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ये साइलोपसीडा टेरिस, यह गलत इसमें दिया गया, जबकि टीरोपसीडा एडिएंटम ये सही है इसमें। लाइकोपसीडा सिलेजेनिला ये भी सही है, गलत केवल एक ही है इसमें, ये है। तो साइलोपेसिडा जो है दोस्तों, साइलोपेसिडा का क्या दे रहा है, साइलोपेसिडा का दे रहा है, ये होगा सिलोटम होगा इसका। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मैच, सही मिलान को बताना है कि कौन सा है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव यहाँ पर सही दिया गया, यानी पाइनस में कवक मूल यानी माइकोरिजिया की सहभागिता होती है जो पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती है। साइकस में प्रवास मूल यानी कोरल लॉयड रूट्स होता है, और पीनट लिप्स पाई जाती है, जो सही मिलान है। द जाइंट रेडवुड ट्री क्या है, सिकोया इज एन, विशाल रेडवुड पेड़ सिकोया एक है, तो याद रखना है यह है जिम्नोस्पर्म का उदाहरण। रेडवुड जो पेड़ है दोस्तों, विशाल रेडवुड, वो किस कौन से पादप के अंतर्गत आता है, तो याद रखना है यह आता है जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेज मेल अकोन्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स ऑन डिफरेंट ट्री, निम्नलिखित में से किसमें पेड़ों पर नर शंकु और गुरु बीजाणु धानिक अलग अलग पेड़ों पर पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा साइकस। नेक्स्ट है कि द मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसेटीज आर फाउंड इन, फाइकोमाइसेटीज के सदस्य डैश में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी ये पाया जाता है कहाँ पर, तो जलीय आवासों में, गली सड़ी लकड़ी पर और पादपों पर अविकल्पी परजीवों के रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड एज पैरासाइटिक फंगी ऑन मस्टर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सरसों पर परजीवी कवक के रूप में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा अल्बुगो, क्या पाया जाता है, अल्बुगो पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू पुसिनिया, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे रोग, सॉरी पुसिनिया नहीं है, पक्सिनिया है, पैक्सिनिया के कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा व्हीट रस्ट, गेहूं में कीटू रोग के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज विथ हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन सा पादप विभ्रम गुणों वाला है। राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर देख लेंगे, निम्नलिखित में से एट्रोपा, बेलाडोना, धतूरा और एरिथ्रोजाइलम कोका तीनों पादप विभ्रम गुणों वाले हैं, यानी तीनों के तीनों, एट्रोपा, बेलाडोना, धतूरा और एरिथ्रोजाइलम कोका, ये तीनों के तीनों जो हैं दोस्तों विभ्रम गुणों वाले हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि पुष्प के पौधे से प्राप्त की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। नेक्स्ट है इन अ फ्लोरल फॉर्मूला कैलिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश, पुष्प सूत्र में बाह्य दल को डैश के द्वारा दर्शाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यह दर्शाया जाता है के को, के से, कैलिक्स को के से, कोरोला को सी से और परिदल यानी पेरियंथ को दर्शाया जाता है पीछे यानी परिदल को। द एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड इन, पुष्प की त्रिज्य सममिति और एक व्यास सममिति प्रकृति को डैश में दर्शाया जाता है। मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, पुष्प की त्रिज्या सममिति और एक व्यास सममिति प्रकृति को पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र में दर्शाया जाता है। पुष्प सूत्र में
एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प का प्रतीक क्या होता है? प्लस होता है। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फ्लावर्स इन सोलानेसी फैमिली इज, सोलानेसी कुल में पुष्पों का महत्वपूर्ण गुण डैश है। द ओवरी इज ऑब्लिगेटरी प्लेस्ड एंड प्लासेंटा इज स्लोवेन। कोल्चिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली। कोल्चिसिन डैश कुल से संबंधित पादपों से प्राप्त की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा लिलिएसी से। द टेपल्स आर फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ फैमिली। परिदल डैश कुल के पुष्पों में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा लिलिएसी। नेक्स्ट हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीआर ब्रेक्स सीड्स डॉर में से निम्नलिखित में से कौन सा पीजीआर बीज प्रसुप्ति को जोड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा वन ऑफ द एबव। यानी कौन कौन सा जोड़ता है? तो ये इसमें जोड़ता है एथिलीन जोड़ता है, ठीक है, ऑक्जिन्स जोड़ता है, और कौन जोड़ता है? तो ये दोनों ही जोड़ते हैं, एथिलीन और ऑक्जिन। एब्सिसिक एसिड नहीं जोड़ता है। और आज के डिस्कशन का लास्ट सवाल है कि द इंडियन बॉटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड एट, भारतीय वनस्पति विज्ञान कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में स्थित है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने बीपीएससी ट्री 3.0 में जो बॉटनी से रिलेटेड सवाल पूछे गए तो उसको हम लोगों ने देखा। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।